नमस्कार। ऑनलाइन शिक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा सप्तमी के सामाजिक विज्ञान के पुस्तक 3 पृथ्वी हमारा आवास के अध्याय 5 जल का अध्ययन करेंगे। जल का नाम लेते ही हमारे सामने या हमारे मस्तिष्क में कई प्रकार के चित्र बनते हैं, जैसे नदी, जलप्रपात, वर्षा की रिमझिम, जल के नल, समुद्र, तालाब आदि। बच्चे वर्षा से भरे गड्ढे में कागज़ की नाव तैराकर बहुत खुश होते हैं। दोपहर तक गड्ढे में जमा जल गायब हो जाता है। वह जल कहाँ जाता है, इसका अध्ययन करेंगे हम। जैसे सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित हो जाता है। ठंडा होने पर जल वाष्प संघटित होकर बादल का रूप लेता है। यहाँ वर्षा हिम अथवा सहिम वृष्टि के रूप में धरती या समुद्र पर गिरते हैं। जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसे जल चक्र कहते हैं। जल चक्र किसे कहते हैं, इसका उत्तर इस प्रकार आपको मिलेगा कि जिस प्रक्रम में लगातार जल अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसे जल चक्र कहते हैं। हमारी पृथ्वी थलशाला के समान है। जो जल शताब्दियों पूर्व उपस्थित था, वहीं आज भी मौजूद है, जिसका प्रयोग आज हम हरियाणा के खेत में सिंचाई के लिए कर रहे हैं। हो सकता है कि वह सैकड़ों वर्षों पहले हमें अमेजन नदी में बहता हो। अलवण जल के मुख्य स्रोत नदी, ताल, सोते एवं हिमनद है। महासागरों एवं समुद्रों का जल लवणीय होता है। इसमें अधिकांश नमक सोडियम क्लोराइड या खाने में उपयोग किया जाने वाला नमक होता है। इस चित्र के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि वाष्पीकरण, संघनन, वर्षण ये जल चक्र है। थलशाला अपनी देखो, एक बड़े जार 1/4 भाग में मिट्टी भरकर उसे अच्छी तरह दबा ले। इसके बाद या इसके ऊपर ह्यूमस की एक पतली परत लगाए। पहले सबसे बड़े पौधे लगाए, तदुपरांत उसके छोटे, इनके चारों ओर छोटे पौधों को व्यवस्थित करें। इसमें जल की फुहार छिड़के जार को बंद करके कर दे। पत्तियों एवं मिट्टी के द्वारा वाष्पित जल संघनन होकर जल की बूंदों के रूप में नीचे गिरता है। ये जो मानचित्र है प्रमुख सागर एवं जिले, इसमें अपन जैसे महाद्वीपों के नाम है। महाद्वीपों में उसके कौन से सागर है, कौन से सागर के पास में कौन सा देश है, इसमें अपन देख सकते हैं। जैसे इसमें कुल 7 महासागर है। हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, दक्षिणी अंटार्कटिक महासागर, अरब सागर, उत्तरी अंटार्कटिक महासागर। तो ये प्रकार के 7 महासागर है और 7 महासागरों में जलों का बहुत गहन से यानी बहुत सारा जल उसमें पाया जाता है। जल का वितरण हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी की सतह पर 3/4 का भाग जल से ढका हुआ है। यदि धरती पर थल की अपेक्षा जल अधिक है, तो अनेक देशों में जल की कमी का सामना क्यों करना पड़ता है? क्या पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण जल हमारे लिए उपलब्ध है? निम्नलिखित तालिका में इस प्रकार जल का प्रतिशत दर्शाया गया है। महासागर में 97.3%, बर्फ सतह 2.0, भूमिगत जल 00.68 यानी 00.68, झीलों का अलवण जल 0.009, स्थलीय समुद्र एवं नमकीन जिले 0.009, वायुमंडल 0.0019, नदियाँ 0.0001 यानी कुल 100%। साधारण क्रियाकलाप द्वारा जल के वितरण को प्रदर्शित किया जा सकता है। जैसे इजराइल के मृत सागर में 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है। तैराक इसमें प्लव कर सकते हैं क्योंकि नमक की अधिकता इसे सघन बना देती है। क्रियाकलाप इसमें 2 लीटर जल ले, मान लें यह पृथ्वी की सतह का
सतह पर जल की संपूर्ण मात्रा है। बर्तन में से 12 चम्मच यानी 12 चम्मच जल मापकर दूसरे कटोरे में रखें। बर्तन से जल निकालने के बाद शेष जल लवणीय जल को दर्शाता है, जो महासागर एवं समुद्र में पाया जाता है। वह जल उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। यह लवणीय जल नमक युक्त होता है। कटोरे में निकाल कर रखा गया 12 चम्मच जल पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण अलवण की मात्रा को दर्शाता है। इस चित्र के माध्यम से यानी चित्र में जल के वितरण को दर्शाया गया है। आप स्वयं देखें एवं जल को कितनी मात्रा का उपयोग कर सकते हैं इसका बताया गया है। ठीक है। जीवन के लिए जल अत्यंत महत्वपूर्ण है, यानी अपने को जीवित रहना है तो हमारे जीवन के लिए जल अत्यधिक आवश्यक है। प्यासे होने पर केवल जल ही हमारी प्यास बुझा सकता है। ऐसे में आपको क्या ऐसा नहीं लगता कि लापरवाही से जल का उपयोग करने पर हम बहुमूल्य संसाधन को बर्बाद करते हैं। देखिए, इस न्यूज़पेपर के माध्यम से बताया जा रहा है कि इस प्रकार को जल किस प्रकार से धीरे धीरे कम हो रहा है, जलों को कैसे दूषित किया जा रहा है, इसको हमें हमारे जीवन में जल कितना महत्वपूर्ण है ये समझ सकते हैं। जल हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? जल की सुरक्षा एवं विविध समृद्धता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है, जब जल संरक्षण की विभिन्न विधियों में प्रचलित किया जाता है। यानी महासागरीय परिसंचरण, समुद्री तट पर नंगे पैर चलने से बहुत कुछ जादुई अनुभूति होती है। पुलिन पर नम बालू, ठंडी पवन, समुद्री पक्षी, वायु में लवणीय गंध एवं लहरों का संगीत सब कुछ सम्मोहित करने वाला प्रतीत होता है। ताल एवं झील के शांत जल के विपरीत महासागरीय जल हमेशा गतिमान रहता है, वह कभी शांत नहीं रहता। एवं ताल एवं झील में पानी शांत रहता है, जल शांत रहता है, लेकिन महासागर का पानी कभी शांत नहीं रहता, वो हमेशा गतिमान करता रहता है। महासागरों की गतियों को इस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं, जैसे तरंग, ज्वार भाटा आदि। तरंगे महासागर यानी समुद्र तट पर गेंद से खेलते समय जब गेंद जल में गिर जाती है तो क्या होता है? यह दृश्य बहुत ही मनोरंजक होता है कि जैसे तरंगों के साथ गेंद तट पर वापस लौट आती है। जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और गिरता रहता है तो उसे तरंगे कहते हैं। यानी जल लगातार ऊपर उठता है और नीचे गिरता है तो उसे हम तरंग कहते हैं, यानी पानी की तरंगे। ये समुद्र में अधिकांश उत्पन्न होती है। जब समुद्री सतह पर पवन बहती है तब तरंगे उत्पन्न होती है। जितनी ही तेज पवन बहती है उतनी ही तेज तरंगे भी होती है। यानी पवन यानी हवा। जिस प्रकार वायु में तूफान में तेज वायु चलने पर विशाल तरंगे उत्पन्न होती है, इनके कारण अत्यधिक विनाश हो सकता है। भूकंप, ज्वालामुखी, उद्गार या जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होता है। इसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंगे उठ सकती है, जिसे हम सुनामी कहते हैं। अब तक का सबसे विशाल सुनामी 150 मीटर मापा गया है। ये तरंगे 700 किलोमीटर प्रति घंटे से भी अधिक गति से चलती है। 2004 के सुनामी में भारत के तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश हुआ था। सुनामी के बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट डूब गया था। सुनामी जापानी भाषा का एक अर्थ है, जिसका अर्थ है पोताश्रय तरंगे, क्योंकि सुनामी आने का पोताश्रय नष्ट हो जाते हैं। पृथ्वी का तांडव 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में सुनामी तरंगे तथा पोताश्रय तरंगों के कारण अत्यधिक विनाश हुआ। ये तरंगे उस भूकंप का परिणाम थी जिसका अधिकेंद्र सुमात्रा की पश्चिमी सीमा पर था। इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर मापने पर 9.0 यानी 9.0 मापी गई थी। भारतीय प्लेट ब्रह्मा प्लेट के नीचे धंस गई थी और समुद्र
तल में अकस्मात गति उत्पन्न हो गई थी। इस कारण यह भूकंप आया। महासागरीय तल लगभग 10 से 20 मीटर तक स्थापित हो गया और जल की दिशा में झुक गया। इस विस्थापन के कारण निर्मित अंतराल को भरने के लिए विशाल मात्रा में महासागरीय जल उसी की ओर बहने लगा। फलस्वरूप दक्षिणी एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के समुद्री तटों से जल हटने लगा। भारतीय प्लेट में के ब्रह्मा की प्लेट के नीचे जल चले जाने पर जल वापस समुद्र तट की ओर लौटा। यह सुनामी लगभग 800 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आया, जिसकी तुलना व्यावसायिक वायुयानों की गति से की जा सकती है, और इसके परिणाम स्वरूप हिंद महासागर के कुछ द्वीप पूर्णतः डूब गए। भारतीय सीमा का ध्रुव दक्षिणी ध्रुव बिंदु इंदिरा पॉइंट, जो इंदमार निकोबार द्वीप समूह में है, वो डूब गया पूरी तरह से। जब सुमात्रा में भूकंप के अधिक केंद्र की तरंगें सुमात्रा की तरफ से अंडमान द्वीप समूह एवं श्रीलंका की ओर बढ़ी, तरंगों की लंबाई कम हो गई, जल की गहराई भी कम होने के साथ साथ इसकी गति 700 से 900 किलोमीटर प्रति घंटे से 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक कम हो गई। समुद्र तट से सुनामी तरंगें 3 किलोमीटर तक की गहराई तक गई, जिसके फलस्वरूप 10,000 से भी अधिक लोगों की मृत्यु हुई और 1 लाख से भी अधिक घर प्रभावित हुए। भारत में आंध्र प्रदेश के तटीय प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह सर्वाधिक प्रभावित हुए। यद्यपि पहले से भूकंप का अनुमान लगाना संभव नहीं है, फिर भी बड़ी सुनामी के संकेत 3 घंटे पहले मिल सकते हैं। प्रशांत महासागर में प्राथमिक चेतावनी की ऐसी प्रणालियाँ क्रियाशील है, लेकिन हिंद महासागर में ये सुविधाएं नहीं है। प्रशांत महासागर की तुलना में हिंद महासागर में सुनामी कभी कभी भी आते हैं, क्योंकि यहाँ भूकंपी क्रिया बहुत कम होती है। यानी प्रशांत महासागर में ये तरंगे बहुत अधिक आते हैं, सुनामी बहुत अधिक आता है, लेकिन हिंद महासागर में ये बहुत कम आता है, क्योंकि इस यहाँ पर जो है इसमें भूकंपी क्रिया बहुत कम होती है हिंद महासागर में। तमिलनाडु के तट का ये चित्र अपन देख सकते हैं। दिसंबर 2004 में जिस सुनामी के दक्षिण एवं पूर्वी एशिया के तटों पर तबाही मचाई, वह पिछले कई 100 वर्षों से सर्वाधिक विनाशकारी सुनामी था। हिंद महासागर में निरीक्षण आरंभिक चेतावनी की प्रणालियों एवं हिंद महासागर के तटीय निवासियों को जागरूकता की कमी के कारण जीवन एवं संपत्ति की अत्यधिक क्षति हुई। सुनामी आने का प्रथम संकेत यह होता है कि तटीय क्षेत्रों से जल में तेजी से कमी आती है और फिर विनाशकारी तरंगें उठने लगती है। जब तट पर ऐसा हुआ था तो लोग उनसे स्थान पर न जाकर उस असम में देखने के लिए तट पर एकत्र होने लगे। इसके फलस्वरूप जब सुनामी की विशाल तरंगें आई तो वे बड़ी संख्या में उत्सुक खड़े दर्शकों की मृत्यु हो गई। ज्वार भाटा, यानी तरंगों के बाद ज्वार भाटा, दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। जब सर्वाधिक ऊंचाई पर उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है तब उसे ज्वार कहते हैं। जब जल अपने निम्नतम स्तर पर आ जाता है तो उसे भाटा कहते हैं। लघु ज्वार भाटा और बृहद ज्वार भाटा। सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है तो उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से जल अभिकर्षित होता है, जिसके कारण उच्च ज्वार आते हैं। पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सिर में होते हैं और इस समय सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं। इस ज्वार को बृहद ज्वार कहते हैं, यानी सबसे बड़ा ज्वार होता है वो पूर्णिमा या अमावस्या के दिन होता है। लेकिन जब चांद अपने प्रथम एवं अंतिम चतुर्थांश में होता है तो चांद एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं में महासागरीय जल पर पड़ता है, परिणाम स्वरूप ज्वार भाटा आता है। ऐसे ज्वार को लघु ज्वार भाटा कहते हैं।
उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होता है। ये जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। ये जहाज़ को बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। उच्च ज्वार मछली पकड़ने में भी मदद करती है। उच्च ज्वार के दौरान अनेक मछलियाँ तट के निकट आ जाती है। इसके स्वरूप और इसके कारण मछुआरे बिना कठिनाई के मछलियाँ पकड़ सकते हैं या पकड़ पाते हैं। कुछ स्थानों पर ज्वार भाटे से होने वाले जल के उतार चढ़ाव का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए भी किया जाता है। एक बाल्टी को नल के पानी में 3/4 भरे, बाल्टी के एक और निम्न जल छड़ डाल दें। छड़ डालकर पानी को गर्म करें। दूसरी ओर फ्रिज से निकली हुई बर्फ़ डालें। एक बूंद लाल स्याही डालकर संचरण की प्रक्रिया के द्वारा यानी संवहन की प्रक्रिया के द्वारा धारा के मार्ग का निरीक्षण कीजिए। ये क्रियाकलाप आप कर सकते हैं घर पे अपने। महासागरीय धाराएं। महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली यानी नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं होती है। महासागरीय धाराएं गर्म या ठंडी हो सकती है। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है एवं ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती है। ठंडी धाराएं ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंध की ओर या निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती है। लैब्राडोर महासागरीय धाराएं शीत जल धाराएं होती है, जबकि गल्फ स्ट्रीम गर्म जल धाराएं होती है। महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती है। गर्म धाराओं से स्थलीय सतह का तापमान गर्म हो जाता है। जिस स्थान पर गर्म एवं शीत जल धाराएं मिलती है वह स्थान विश्व में या विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्यन क्षेत्र माना जाता है। जापान के आसपास एवं उत्तर अमेरिका के पूर्व तट पर इसके कुछ उदाहरण हैं। मानचित्र के धाराएं अपन देख सकते हैं। जल की धाराएं, महासागरीय धाराएं, जहाँ गर्म एवं ठंडी जल धाराएं मिलती है वहाँ कोहरे वाला मौसम बनता है। इसके फलस्वरूप नौ संचालन में बाधा उत्पन्न होती है, नौका संचालन में। तो इस पाठ का अध्ययन अब आज हमने किया है। इसमें से जितने प्रश्न बनते हैं वो अपने को बनाने हैं। जैसे तरंगे किसे कहते हैं, ज्वार भाटा किसे कहते हैं, उच्च ज्वार भाटा कब होता है, इस प्रकार के प्रश्न आपको बनाने हैं। अगले वीडियो में हम इस पाठ के प्रश्नों उत्तर करेंगे। सुनामी किसे कहते हैं, सुनामी शब्द कहाँ से लिया गया है, ये प्रश्न आपको अब बनाने हैं अपने कॉपी में। आज का जो कक्षा कार्य है वो अपने प्रश्न उत्तर इस पाठ के अंदर के प्रश्न बनाने हैं। धन्यवाद।